Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। So students, welcome to the class number 3 of your class 11th accounts। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वही हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। हम हमारी पहले वाली क्लासेस में काफ़ी अकाउंटिंग टर्म्स ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, सेल्स, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ के आए हैं कंसेप्ट वाइज स्टोरी के साथ में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होती है चीजें, ये आज हम सारी चीज डिटेल में समझ लेंगे। सो एक्सपेंडिचर, आसान शब्दों में बोलूं, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। आप कोई भी खर्चा करोगे उसको हम एक्सपेंडिचर करते हैं। और ये बात लाजमी है कि आप कोई भी खर्चा करते हो तो आप इसीलिए करते हो क्योंकि उसको वहां से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। आप स्कूल जाते हो, आपकी स्कूल फीस करते हो क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको विद्या मिलेगी, आप जीवन में आगे कुछ कर पाओ। आप मूवी देखने जाते हो, खर्चा करते हो तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। आप जो भी खर्चा करते हो कोई ना कोई बेनिफिट होता है, बस यही हमारा एक्सपेंडिचर है। Any type of payment for the receipt of a benefit is termed as expenditure। आप कोई भी खर्चा कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर होता है। और इस एक्सपेंडिचर को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये नाम देख के घबराना नहीं है, कई सारे बच्चे ये नाम पढ़ के घबरा जाते हैं, बट आज मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये तीनों चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ में। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जो आपको बेनिफिट देगा लंबे समय तक। जो भी खर्चा आपको लंबे समय तक बेनिफिट देगा वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपका और मेरा बिजनेस था, मेरा बिजनेस तो था बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का, आपका था फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हम ये मशीन खरीदते हैं, अगर मैं ये मशीन खरीदता हूं तो मैं सालों साल बिस्किट बनाता रहूंगा और सालों साल उसको बेचता रहूंगा इस मशीन की वजह से। सो ये खर्चा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि हमको लंबे समय तक बेनिफिट देगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और ज्यादातर ये खर्चे फिक्स्ड असेट को एक्वायर करने के लिए होते हैं। फिक्स्ड असेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये जो भी खर्चे हैं जो कि लंबे समय तक हमको बेनिफिट देंगे वो सारे के सारे खर्चे होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और चलो आओ अब चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। वो खर्चे जो हमको लंबे समय तक बेनिफिट देंगे वो तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चे जो हमको केवल एक साल का ही बेनिफिट देंगे, वो खर्चे जो हमको केवल एक साल का ही बेनिफिट देंगे वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक साल का मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड। सर ये एक साल तो हमको समझ में आता है, ये एक साल तो हमको समझ में आता है, लेकिन सर ये एक अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? तो बेटा आप अकाउंट्स में ये शब्द बहुत बार सुनने वाले हो, अकाउंटिंग पीरियड। हम इंडिया वालों का अकाउंटिंग पीरियड होता है अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं एक ऑस्ट्रेलियन बैंक के लिए काम करा करता था, तो उसके फाइनेंशियल्स बनाता था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो भी होता है 1 साल का ही है, लेकिन वो होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से होता है? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ सर, हमने घर पे भी कई बार सुना है, पापा बोलते रहते हैं कि यार ईयर क्लोजिंग है, 31 मार्च आ रहा है, ईयर क्लोजिंग चल रहा है, बहुत काम चल रहा है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जो भी खर्चे जो हमको बेनिफिट देंगे केवल एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 साल के लिए ही, वो सारे खर्चे होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि
जैसे कि मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मैंने मशीन खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो उससे तो मैं सालों साल बिस्किट बनाता रहूंगा, उससे मैं सालों साल बिस्किट बनाता रहूंगा, तो वो तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन उस बिस्किट को बनाने के लिए मुझे मैदा भी चाहिए, मुझे आटा भी चाहिए, मुझे उस मशीन में डालने के लिए तेल भी चाहिए, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक वर्कर भी चाहिए। तो वो मैदा, वो आटा, वो तेल मशीन में डालने के लिए, वो वर्कर की सैलरी, ये सारे हैं तो खर्चे, लेकिन ये केवल 1 साल तक का ही मुझको बेनिफिट देंगे। तो ये खर्चे होते हैं बेटा हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक बहुत शानदार बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इट डज नॉट रिजल्ट इन and it does not result in an increase in the earning capacity of the business, but it only helps in maintaining the existing earning capacity। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये केवल मेंटेन करता है मेरी अर्निंग कैपेसिटी को, मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता। सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, एक बार फिर से ढंग से समझाओ। तो इसको लेते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मेरी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं साल के मेरी जो मशीन है उसमें 10,000 बिस्किट्स बनाता हूं और लगभग मैं 2 लाख रुपए हर महीने का प्रॉफिट कमाता हूं। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है सर, आपकी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप 10,000 बिस्किट बनाते हो अपनी मशीन में और 2 लाख रुपए लगभग महीने के आप उस अपने बिजनेस से कमा रहे हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक मशीन और खरीद लेता हूं और अब मैं जो 10,000 बिस्किट बना रहा था उस मशीन से मैं 50,000 बिस्किट बना सकता हूं और अब मेरी कमाई 2 लाख से बढ़ के 10 लाख और हो गई। अब मैं महीने के 12 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो पहले तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी थी 2 लाख और अब मेरी अर्निंग कैपेसिटी है 12 लाख रुपए। तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, वो खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस मशीन को खरीदने की वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो वो खर्चा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयरएज जो 10,000 बिस्किट मैं बना रहा हूं, मेरी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी में 2 लाख रुपए जो मैं कमा रहा हूं, उस 2 लाख को कमाने के लिए भी मेरे को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे उस वर्कर को सैलरी देनी पड़ेगी, आटा खरीदना पड़ेगा, मैदा खरीदना पड़ेगा। केवल मशीन का क्या करूंगा मैं, मेरे को रॉ मटेरियल भी तो खरीदना पड़ेगा, आटा, मैदा। आपके बिजनेस में आपको वुड्स खरीदनी पड़ेगी चेयर बनाने के लिए, डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, उन वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये खर्चा भी जरूरी तो है, आपको वुड्स खरीदना जरूरी है, मेरे को आटा खरीदना जरूरी है बिस्किट बनाने के लिए, ये जरूरी है, लेकिन ये केवल मेंटेन करने के लिए जरूरी है मेरी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को। मेरी अर्निंग कैपेसिटी को केवल मेंटेन करने के लिए ये खर्चा जरूरी है। वेयरएज कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है, मेरी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। तो आओ देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो खर्चा है जैसे कि जो इनकर करा जाता है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जैसे कि बेटा एक मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड असेट और करंट असेट के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये वो खर्चा है जो फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए करा जाता है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, जो लंबे समय तक हमको बेनिफिट देंगे। वेयरएज ये वो खर्चा है जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि आटा खरीदना, आप लोगों के लिए वुड्स खरीदना, उस बंदे को सैलरी देना, मेरी बिस्किट्स बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करना, एडवर्टाइजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना आपको अपने फर्नीचर का, मेरे को मेरे बिस्किट्स वगैरह का। तो ये सारे डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए करे गए खर्चे होंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मेरी अर्निंग कैपेसिटी 2 लाख से 12 लाख रुपए महीने हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। तो ये खर्चा तब करा जाता है जब आपको इंक्रीज करनी हो अपनी अर्निंग कैपेसिटी। वेयरएज
इट इज इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी। ये खर्चा भी करना जरूरी है, लेकिन इस खर्चे से केवल मेंटेन होती है मेरी अर्निंग कैपेसिटी कि मैं 2 लाख रुपए जो कमा रहा हूं वो मैं तब ही कमा पाऊंगा अगर मैं ये खर्चा करूंगा। अगर मैं आटा नहीं खरीदूंगा तो बिस्किट्स नहीं बनेंगे और मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा। आप गुड्स नहीं खरीदोगे तो चेयर नहीं बनेगी और आप उसको बेच नहीं कर पाओगे। तो ये भी जरूरी है, लेकिन ओनली टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, वेयर एज if you incur this you will increase your earning capacity. It yields benefit over a long period, whereas this yield benefit for a maximum period of 1 year. और ये वाला पॉइंट बेटा आप लोगों का सस्पेंस है। इट इज रिटर्न इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादातर असेट्स को खरीदने के लिए होता है, फिक्स्ड असेट्स को, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, और ये सारी चीजें असेट्स हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं। ये सारी चीजें बेटा हमारी बैलेंस शीट में जाती है और ये खर्चा जाता है हमारे ट्रेडिंग P&L अकाउंट में। तो ये आप लोगों का सस्पेंस है, जब आप देखोगे प्रैक्टिकल में कि ट्रेडिंग P&L कैसा होता है, बैलेंस शीट कैसी होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं आप लोगों को आज ही थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आज ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि बैलेंस शीट कैसी होती है और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैसा होता है। तो बेटा कुछ इस तरीके की होता है आपकी बैलेंस शीट, कुछ इस तरीके की आपकी बैलेंस शीट होती है बेटा। यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखे जाते हैं बेटा आपके असेट्स, जितने भी आपके असेट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं यहाँ पे, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होती है वो लिखी जाती है यहाँ पे। अब देखो जादू इससे हो गया। ये होती है बेटा आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे आपके असेट्स आ गए, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, ये सारे असेट्स आपके यहाँ पे आ गए। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है जैसे कि क्रेडिटर, आपकी खुद की कैपिटल, ये सारी चीजें आती है बेटा यहाँ पे। आपने कोई लोन ले रखा है, ये सब यहाँ पे आता है। और एक होता है बेटा आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एक होता है आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जहां पे आपके सारे के सारे खर्चे आते हैं। ये मैं आपको कुछ टाइम बाद में अपने आप समझा दूंगा। कुछ इस तरीके का बनता है आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और यहाँ पे आप अपने सारे के सारे खर्चे लिखते हो। यहाँ पे आप अपने सारे के सारे खर्चे लिखते हो। कुछ इस तरीके का होता है आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यहाँ पे आप अपनी सेल्स और यहाँ पे अपने सारे के सारे खर्चे लिखते हो। तो चलो आओ वापस से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो मैं आपको ऐसी थोड़ी सी झांकी दे रहा था कि आप क्या करने वाले हो 11th 12th और आगे, थोड़ी सी झांकी थी। तो बेटा ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। हाँ सर, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कि हमको लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमको केवल एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही बेनिफिट देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक खर्चा बोलूं, अगर मैं आपको कोई ऐसा खर्चा बोलूं जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन ही हो रही है, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन ही हो रही है, लेकिन बेनिफिट आपको उससे 4, 5, 7 सालों तक मिलेगा। सर बेनिफिट 4, 5 सालों तक मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। वो खर्चे होते हैं आपकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो होते तो रेवेन्यू ही है नेचर में, जो खर्चा रेवेन्यू इन नेचर है बट उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा, तो वो होते हैं हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? दीज आर सम एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ये सब रेवेन्यू खर्चे थे बेटा। हम लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आटा खरीदना, एडवर्टाइजमेंट करना, उसको तेल, उसकी सैलरी, ये सब रेवेन्यू नेचर है, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो मैंने आटा खरीदा, जो मैंने सैलरी दी वर्कर्स को, जो मैंने तेल डालने के लिए मशीनें, जो मैंने सारे खर्चे करे, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। तो अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करता हूं,
मैं जाता हूँ बेटा टीवी वालों के पास या रेडियो वालों के पास या पेपर में, मैं उनको पैसे देता हूँ और उनको कहता हूँ कि मेरी एडवर्टाइजमेंट कर देना 5 महीने तक, 6 महीने तक। तो इससे क्या हो रहा है सर, आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वही मेंटेन हो रही है। जो आप 2 लाख रुपए कमाते हो, आप हर साल एडवर्टाइजमेंट करते हो, 5-6 महीने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट करा तो वो खर्चा है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयर एज मैं उनको एक बार में ही मोटा पैसा दे देता हूँ, मैं उनको एक बार में ही मोटा पैसा दे देता हूं और उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से, उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से मेरे को जो बेनिफिट है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत मोटा पैसा खर्च कर दिया, मेरी ब्रांडिंग ऐसी हो गई कि वो लंबे समय तक मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मार्केट में नई कार है स्कॉर्पियो, अब उन्होंने एक बार में एक्सपेंडिचर इतना कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे कि सालों साल लोग बाग उस स्कॉर्पियो कार को खरीदेंगे। तो अगर मैं पूरे एक ही साल में उस एक्सपेंडिचर को डाल दूं तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो मैंने मोटा एक्सपेंडिचर करा वो हर साल कुछ कुछ आना चाहिए। जैसे कि कोई फर्म ने मान लो 2 लाख रुपए का खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और ये माना जा रहा है, ये माना जा रहा है उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट निकाला और एडवर्टाइजमेंट पे 2 लाख का खर्चा कर दिया, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि उसका बेनिफिट 4 साल तक उनको मिलेगा। तो वो 2 लाख का खर्चा एक बार में बुक नहीं करके 50-50 हजार हर बार बुक करो, 50 हजार इस साल, 50 हजार नेक्स्ट साल। तो होगा क्या, जो 2 लाख रुपए का उन्होंने खर्चा करा, पहले साल जब बैलेंस शीट बनेगी और ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनेगा तो 50 हजार रुपए का खर्चा आएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और 1.5 लाख रुपए का असेट, 1.5 लाख रुपए का असेट हो जाएगा। उसके अगले साल फिर 50 हजार रुपए का खर्चा आएगा और केवल 1 लाख रुपए का असेट रहेगा। उसके अगले साल फिर 50 हजार रुपए का खर्चा आएगा और केवल 50 हजार रुपए का असेट रहेगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो करा तो एग्जिस्टिंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। दे आर रेवेन्यू इन नेचर, बट उनके बेनिफिट कई सालों तक हमको मिलने वाला है। आई नो आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और ये असेट 1.5 लाख का क्यों आ रहा है। तो बेटा क्योंकि अभी तक आपने झांकी नहीं देखी है ट्रेडिंग एंड पीएनएल कैसा होता है, बैलेंस शीट कैसा होता है। मेरा खुद का ये मानना है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं वो अकाउंटिंग टर्म शुरू में नहीं पढ़ानी चाहिए। पहले बच्चों को एक स्टेप बाय स्टेप कई सारी चीजें गलती कर रखी है, बच्चा समझेगा कैसे। उनको आपने कई सारे फर्स्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक ऐसी चीजें दे दी, अब उसको समझ में नहीं आएगा तो केवल रटाना थोड़ा ना बच्चों को। तो मेरा खुद का मानना है ये इनको चीजें शुरू में नहीं देनी चाहिए, बट क्योंकि आप लोग की यूनिट टेस्ट वगैरह भी आएंगे, आप खुद मेरे को मैसेज करोगे कि सर ये कराओ वो कराओ, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बहुत डिटेल में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई हो ये छोटी वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी क्लासेस एंड होएगी, जब हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना चुके होंगे, तब आपको मेरी ये बात समझ में आ जाएगी कि सर ये बात कह रहे थे। अभी मोटा मोटा आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए और उसका बेनिफिट मेरे को कई सालों तक मिलेगा। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट मेरे को केवल एक अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के लिए ही मिलेगा, और वो किया जाता है मेरी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो करा जाता है अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, बट उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा। जो होता तो रेवेन्यू इन नेचर है, बट उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, वो होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की क्लास, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।